थर्ड वेव आई हुई है गुज़श्ता चंद सालों से कि आपने यूनिवर्सिटीज़ को एंटरप्रेन्योरशिप हब्स के तौर पे करना है। 7 years में फ्रॉम $1 to $30 million का सफर आपने तय किया है। हम तो इससे स्लो समझते हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी ई कॉमर्स इंडस्ट्री की एक गैप मौजूद है। ये पावर सेलर तो अभी आप बने, जब आप नहीं थे तब क्या थे? मैं जब एक दफ़ा सेमिनार करके निकला, मेरा जो दोस्त थे उनको मैंने बाहर निकल के कहा कि यार बस अब छोड़ो जॉब को और अब तो ये करना ही और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो अभी करंट वेव है, लेटेस्ट वेव है, अगर इसको ई कॉमर्स वाले लोग यूज करें तो वो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। वो वाले बिजनेसेस इररिलेवेंट, दे आर सूनर और लेटर दे आर गोइंग टू बी इररिलेवेंट, जो कि ई कॉमर्स डोमेन के ऊपर नहीं आ रहे। हम स्ट्राइव जो करते हैं वो वर्क लाइफ बैलेंस को नहीं बल्कि वर्क लाइफ हार्मनी को स्ट्राइव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंस्पायरिंग टॉक विद मुनीब अहमद और मैं हूं आपका मेज़बान मुनीब अहमद। मैं आपके लिए एक मुनफरिद जो है नौइयत का पॉडकास्ट लेके आया हूं जिसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ होप को डिस्कस करेंगे, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ हम इंस्पायरेशंस को डिस्कस करेंगे और हम बताएंगे कि यूथ की डायरेक्शन क्या है। और हम यहाँ पे ऐसे लोगों को डिस्कस करेंगे जिन्होंने अपना मुकाम बनाया है, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, जो कि पाकिस्तान के सुपर हीरोज़ हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी ज़िंदगी की जर्नी क्या है और उन्होंने किस तरह से अपने हम्बल बैकग्राउंड से एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने का सफ़र तय किया। हमारे साथ बहुत खूबसूरत शख्सियात मौजूद होंगी और आज जो है हमारे साथ जो मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं ज़काउल मुस्तफ़ा साहब, जो कि को फाउंडर भी हैं, CEO भी हैं, जो है कि वन ऑफ़ द बेस्ट और वन ऑफ़ द लार्जेस्ट जो है वो ई कॉमर्स स्टोर कंपनी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिलीवर करती है, अमेज़ॉन, जो कि अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। ज़काउल मुस्तफ़ा साहब को हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। आपकी कंपनी के बारे में बड़ा कुछ सुना, लेवरीफाई LLC। ये क्या है लेवरीफाई LLC और कैसे लोगों को पता चलेगा कि पाकिस्तान में कोई ऐसी भी कंपनी है? जो लेवरीफाई LLC है, इट्स USA बेस्ड कंपनी और हमारा 2 ऑफिस हैं, एक USA में और एक पाकिस्तान में है, रावलपिंडी में। और लेवरीफाई को हम एक IT कंपनी समझते हैं और IT कंपनी के अंदर एक ई कॉमर्स डोमेन के अंदर हम ऑपरेट करते हैं। ई कॉमर्स करने के 2 तरीके हैं, एक ये कि अपनी वेबसाइट के थ्रू किया जाए और एक ये है कि थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के थ्रू किया जाए। सो वी आर द पावर सेलर्स ऑन Amazon थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म विद इन द डोमेन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टूल्स कैटेगरी। वेरी नाइस। ये आपने तो बता दिया आप पावर सेलर हैं। ये पावर सेलर तो अभी आप बने हैं, जब आप नहीं थे तब क्या थे? ओके, सो बिजनेस से पहले मैं बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और मैं प्रोफेसरशिप के अंदर मेरे 15 साल स्पेंड हुए और मैंने पाकिस्तान की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में इंक्लूडिंग फास्ट, UET, नस्ट और हाईटेक यूनिवर्सिटी, PTCL, इन सब में मैंने जॉब्स की हुई हैं। सो 2017 में फिर अल्टीमेटली उन जॉब्स को खैराबाद कह के फिर शिफ्ट किया फ्रॉम एकेडेमिया टू बिजनेस फुल टाइम। हाँ, पार्ट टाइम जो है वो साइड गिग्स के तौर पे वो पहले भी था। सही है। ये बड़ा मुश्किल एक सफ़र होता है कि जब आप अपनी एक रेगुलर इनकम को छोड़ के एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे आप ट्रेड ऑफ करते हैं अपनी इनकम का। वो डिसीजन लेने पे किसने मजबूर किया और आप कैसे इस काबिल हो गए कि वो डिसीजन कर पाए? हाँ, डेफिनेटली एक डिफ़िकल्ट डिसीजन होता है, लेकिन वो आदमी ने अपने किसी ना किसी टाइम पे तो लेना होता है। मैं इसके बारे में 2008 से पैशनेट था और सोच रहा था, बल्कि इवन बिफोर दैट जब हमारी ग्रेजुएशन हुई फ्रॉम यूनिवर्सिटी, तो तब से इसी तरीके से इवन ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ भी हम ये समझते थे, क्योंकि मेरा जो एक्यूमेन है, नेचुरल एक्यूमेन, वो या तो टीचिंग की तरफ है या वो बिज़नेस की तरफ है। तो सो ये 2 एरियाज़ हैं। टिपिकल कॉर्पोरेट सेक्टर जॉब्स की तरफ मेरा इतना एक्यूमेन नहीं है और इतनी इंटरेस्ट भी नहीं है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम माय स्टूडेंट लाइफ आई वाज इनविजिटिंग कि या तो मैंने टीचिंग में जाना है या फिर अपना कोई सेटअप करना है। सो शुरू में टीचिंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिली और फिर उसके अंदर गए, लेकिन साथ साथ में ये भी था कि ये चीज़ करनी है। और 2008 से फिर डिफरेंट स्टार्टअप्स करने की, डिफरेंट साइड गिग्स करने की कोशिश की और कुछ जो है वो पार्शली सक्सेसफुल हुए, सीजनल थे, पार्शली सक्सेसफुल हुए, कुछ जो है वो फेलियर्स भी हुए। और फिर उसके बाद 2015-16 में हमने ये लेवरीफाई वाला जो सेटअप था ये शुरू हुआ।
बट डेफिनेटली तब तक वो साइड गिग ही था। सही है लेकिन एक टाइम आया जबकि ये फैसला करना पड़ा कि अब दो में कि से साइड किसी बिजनेस जो है वो मेन फुल टाइम सोर्स बनेगा। क्योंकि आप दो कश्तियों के स्वाद नहीं हो सकते, सही तो है। आपने वो किसी एक कश्ती में जंप इन करना होता है। सो फिर 2017 में ये डिसाइड किया कि अब इसमें करें। और इंटरेस्टिंगली हमारे जो हम 3 पार्टनर्स हैं, सही है तो बाकी 2 पार्टनर्स ने इवन मुझसे पहले वो शिप जो है वो चूज कर लिया चूज था। कर लिया था। ठीक है सो हमारे साथ एक ताहिर हैं हमारे पार्टनर, और एक रज़ा हैं, डॉक्टर रज़ा। वो इन दोनों ने, सो डॉक्टर रज़ा जैसे माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करते थे, ताहिर जो था वो पाकिस्तान में एक यूके बेस्ड कंपनी में जॉब करते थे। तो उन दोनों ने इवन मुझसे पहले जॉब छोड़ी, बिकॉज ये डिसीजन आप लेना पड़ता है आपको उसके बगैर, क्योंकि बिजनेस को जब तक आप फुल टाइम और फुल एनर्जीज और फुल फोकस नहीं देंगे, वो साइड गिग के तौर पे एक सक्सेसफुल बिजनेस नहीं बन सकता। बहुत ज़का मुश्किल है। साहब, ये कोई ऐसा इवेंट बताइए जिसने आपको मजबूर किया हो कि अब मुझे अपनी इनकम, अपना सोशल स्टेटस बदलना है। बिकॉज जब इंसान जॉब में चला जाता है तो वो एक रिलैक्स लाइफ गुजारना शुरू हो जाता है, एक स्पेसिफिक इनकम आ रही है। किस चीज़ ने आपको मजबूर किया था कि मुझे अब इस जो है वो गुलामी से निकल के आज़ादी का कुछ सोचना? हमारी यूनिवर्सिटीज़ हमें प्रमोट करती थी, हमें इनकरेज करती थी कि आप बिजनेस की तरफ जाएं, बिकॉज कि यूनिवर्सिटीज़ में अब ये शिफ्ट आ चुका है आज से मे बी 100 ईयर्स बिफोर यूनिवर्सिटीज़ का, और इवन मोर देन 100 ईयर्स बिफोर यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो सिर्फ एक टीचिंग इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे। फिर कुछ 100 साल पहले जो है वो आया कि यूनिवर्सिटीज़ ने सिर्फ टीच नहीं करना बल्कि रिसर्च भी करनी है। बिल्कुल सही। और फिर अब ये थर्ड वेव आई हुई है गुज़श्ता चंद सालों से, पाकिस्तान में 20-30 साल से आई हुई है कि आपने यूनिवर्सिटीज़ को टीचिंग के लिए और रिसर्च के लिए के साथ साथ आपने बिजनेसेस के लिए एंटरप्रेन्योरशिप कमर्शियलाइजेशन के लिए भी करना है, एंटरप्रेन्योरशिप हब्स के तौर पे करना है, एंटरप्रेन्योर्स की नर्सरी के तौर पे उसको लेके आना। ट्रीट करना है, ठीक और है। आपने वहाँ से न्यू एंटरप्रेन्योर्स निकालने हैं जो कि फिर आगे जाके बिग बिजनेसेस बना सकें। तो हम जिस यूनिवर्सिटी में मैं जॉब करता था वो डेफिनेटली वो सेमिनार्स करवाते थे। मुझे अभी तक याद है, मैं जब एक दफ़ा सेमिनार करके निकला, मेरी इंक्लिनेशन तो थी, लेकिन मेरे साथ जो एक दो हमारे दोस्त थे उनको मैंने बाहर निकल के कहा कि यार बस अब छोड़ो जॉब को, और अब तो ये करना है। करना ही और करना है। ये बैक इन 2010-11 की बात है। वहाँ से चूँकि इंटरेस्ट तो पहले भी थी, तो जब ये वाली चीज़ हुई तो और ज़्यादा इंसाइट्स मिली। तो जिस चीज़ में बंदे को इंटरेस्ट होती है उसको जब वो अपॉर्चुनिटी सामने आती है तो उसमें बंदा और ज़्यादा एक्सेल करता है, और उसमें और ज़्यादा पैशनेट होता है, और ज़्यादा एनर्जी फील करते हैं। उसके बाद फिर वो कॉन्टीन्यूसली वो डिफरेंट इस तरह के सेमिनार्स अटेंड करते रहे, वर्कशॉप्स करते रहे, लोगों के अंदर बात करते हैं। वो कहते हैं जिस चीज़ को आपने वजूद देना हो उसकी प्रीचिंग करना शुरू कर दें। बिल्कुल तो सही। मैंने गोया कि अपने दोस्तों के अंदर उस चीज़ की प्रीचिंग करना शुरू कर दी। तो अपना एतमाद भी पक्का अपना होता है। एतमाद दूसरे करे ना करे, आप जरूर करना शुरू सही कर है, देते सही। हैं। अच्छा ज़का साहब, ऐसा होता है कि हमारे जो है ना वो हर जगह पे कामयाबी को डिस्कस किया जाता है और नाकामी को एक आप समझे टैबू समझा जाता है कि कोई नाकाम हो गया तो उस पर टैबू लग जाता है। आप बताइए जो सबसे पहली नाकामी थी वो कैसे हुई और उस नाकामी से आपने क्या सीखा? हमारा एक वेंचर था स्मार्ट ग्रोसरी के नाम से, सही है। और वो हमने ऑनलाइन 2012 में के अराउंड हमने शुरू किया, और अभी भी हम जो 3 पार्टनर्स हैं इनमें से हम 2 ने मिलके वो शुरू किया, और उसमें था, और डेफिनेटली वो बहुत अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा था, और वो रोल आउट भी होना शुरू हो गया। लेकिन उसका जो बिजनेस मॉडल है वो इस लेवल पे नहीं जा सका कि जिसमें रीजनेबल प्रॉफिट जनरेट हो सके, ठीक है। या दूसरे लफ्जों में यूँ कहें कि ब्रेक इवन नहीं हम मेक कर सके। ठीक है। सो वी अर्न मनी बट द ब्रेक इवन वाज नॉट अचीव्ड। तो इस वजह उसमें से क्या लेसन आपको मिला जो आप हमारी यूथ को बताना चाहेंगे, ताकि फेल से जो लेसन मिलता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है? आई थिंक कि जो लेसन है वो ये है कि उसमें आपकी जो टीम कंपोजिशन है वो कम्प्रीहेंसिव होनी चाहिए। वेरी नाइस। और जो आपकी कोर टीम है, ठीक कोर है, टीम ठीक है। कंपोजिशन, क्योंकि शुरू में जब आप शुरू करते हैं तो आप चंद लोग होते हैं जो कोर टीम का पार्ट होते हैं, उसके बाद एक्सटेंडेड टीम बन जाती है। जब आप लोगों को ऑन बोर्ड करते हैं, वो आपके कोलीग्स बनते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपनी के, तो फिर वो चीज़ आगे एक्सपेंड करती जाती है। क्या रेसिपी है कोर टीम को सिलेक्ट करने की, ताकि जो हमारी अभी यूथ आ रही है, जो एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, उनको पता चले कि जब हमने अपना आइडिया या हमने अपना बिजनेस शुरू करना है तो हमें इस तरह के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी? सिर्फ 2 मेरा ख्याल है 2 चीज़ें उस रेसिपी के मेन इंग्रेडिएंट है। एक है ज़हनी हमआंगी। अच्छा, आप वो जो मतलब कोर टीम है, माइंड आपका exactly, मिल जाए, exactly, सोच मिले। जी, ठीक है, exactly, ठीक है, क्योंकि जब तक सोच नहीं मिलती तब तक आप एक कोहेसिव टीम नहीं बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है। सो आपका एक दूसरे पे ट्रस्ट, आपकी ज़हनी हमआंगी, आपका माइंडसेट की सिंक्रोनाइजेशंस, वो एक तो होनी चाहिए। जबरदस्त। और दूसरा डेफिनेटली डाइवर्सिटी ऑफ स्किल सेट्स जो कि कोई बंदा टेबल पे ला रहा है,
वो होनी चाहिए। अगर तीनों बंदे, 2 बंदे, 4 बंदे एक ही स्किल सेट के होंगे तो फिर डाइवर्सिटी नहीं आती स्किल सेट्स में। Very अगर nice. तीनों ही जो है वो अपनी एनालिटिकल स्किल्स में बहुत अच्छे हैं और बाकी स्किल्स में उतने अच्छे नहीं हैं, अगर तीनों ही जो हैं वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत अच्छे हैं और बाकी स्किल्स में अच्छे, कुछ स्किल्स तो हर बेसिक हैं, वो तो सब में होने चाहिए एक बेस लेवल के ऊपर। आपका कहना यह है कि जब आपने टीम सिलेक्ट करनी है तो एक तो इसकी आपकी मेंटल एबिलिटी जो है वो मैच करते हैं, दूसरी आपने बोला कि वो टीम में डिफरेंट डाइवर्सिटी होनी चाहिए, हर एक स्किल सेट का बंदा होना चाहिए, फिर आपका वेंचर जो है वो एक सक्सेसफुल वेंचर की तरफ जाएगा। हर एक तो पॉसिबल नहीं होता, हर एक स्किल सेट, लेकिन डिफरेंट स्किल सेट्स, सो दैट कि वो जो सेट ऑफ स्किल सेट्स बने और जो सेट ऑफ स्किल्स बने वो एक वर्सेटाइल हो। वो मौका बताएं जब आप टूटे हो, मैं जिंदगी में आप टूटे हो। अच्छा सवाल है। आई थिंक जब रिलेशनशिप्स ब्रेक होते हैं तो तब आदमी टूटता है। कोई लव्ड वंस तो या बिजनेस रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, वैसे तो ये बात हर जगह पे वैलिड है, लेकिन मैं चूंकि बिजनेस के एंगल से बात कर रहा हूँ, दूसरी बातें फिर अलहदगी में कर लेंगे। नहीं, हमारे व्यूअर्स को बताइए ना आप क्या है। तो हमारा जो, आप जब बिजनेस कर रहे होते हैं तो आप बिजनेस में सिर्फ आप ट्रांसैक्शनल रिलेशनशिप नहीं रखते, बल्कि खासतौर पे अगर आपने ज़्यादा दूर तक जाना हो, आपने शॉर्ट टर्म ट्रांसैक्शंस ना करनी हो, आपने लॉन्ग टर्म चलना हो, तो फिर आप रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं। जब वो रिलेशनशिप्स ब्रेक होते हैं तो वो आपके लिए कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन होती है, वो आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन होती है, वो आपके लिए डीमोटिवेटिंग सिचुएशन होती है। और आप अगर उस पर ड्वेल करें, ड्वेल तो बंदा करता है डेफिनेटली, कोई थोड़ा किया जाता है, कोई ज़्यादा किया जाता है, कोई रिजिलियंट होकर जल्दी निकल आता है उस सिचुएशन में से, और होना भी यही चाहिए क्योंकि इंसान है, नेचुरल है कि आदमी ड्वेल करता है। लेकिन वो रिलेशनशिप्स जब ब्रेक होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोफेशनली, बहुत से मौके ऐसे आए। हमें इंसिडेंट बताइए, वो क्या इंसिडेंट है जो सबसे आपका दिल तोड़ दिया हो जिसने ना, वो इंसिडेंट बताइए कि वो क्या मौका था जब आपको वो परेशानी फील हुई। आई थिंक हमारे एक कोलीग थे और हमने उनके साथ पार्टनरशिप वाली सिचुएशन के अंदर हम इन्वॉल्व हुए, लेकिन वो चीज़ कोई ज़्यादा अच्छे तरीके से चल नहीं सकी कुछ अरसे के बाद। और तो उसमें चूंकि आपकी इमोशंस की इन्वेस्टमेंट हो चुकी होती है, आपकी रिलेशनशिप की इन्वेस्टमेंट हो चुकी होती है, सो उस सिचुएशन में जब एक आदमी स्टेप आउट करता है तो वो आदमी को समझ नहीं आता कि वो क्यों उस सिचुएशन में से स्टेप आउट कर रहा है, तो वो एक आदमी के लिए डिमोटिवेटिंग और फ्रस्ट्रेटिंग इंसिडेंट। तो जब आप इतना फ्रस्ट्रेटेड थे तो फिर आपने क्या किया कि आप दोबारा उठ के खड़े हो गए? जैसे हर गेम के रूल्स होते हैं ना, और एक गेम के फेजेस होते हैं और रूल्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपके कोई भी पाथ है। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर की जर्नी को मूवमेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएट करता हूँ, तो जब भी आप मूवमेंट्स की बात करते हैं तो आपको उसके अंदर अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और आपको ना कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो कि आपको हर मूवमेंट के अंदर मिलते हैं, और जिसमें आपकी एनर्जी, समटाइम आपको सक्सेस मिलती है, आपको फेलियर्स मिलते हैं, आपको मोटिवेशंस मिलती हैं, आपको डीमोटिवेशंस मिलती हैं, आपको नए लोगों के साथ रिलेशनशिप्स बिल्ड होते हैं, कुछ लोगों के साथ रिलेशनशिप्स ब्रेक होते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो वो सारी चीज़ें पार्ट एंड पार्सल है। अगर आप उसको पूरे पैकेज का हिस्सा नहीं समझेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप उस जर्नी में से सक्सेसफुली गुजर सकें। सो वो जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं उसको, उस रूल्स ऑफ गेम को समझना इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे एक आदमी प्ले ग्राउंड में उतर जाए और उसको रूल्स ऑफ गेम ना पता हो, तो रूल्स ऑफ गेम का पहले पता होना चाहिए। हाँ, एक्सपीरियंस आदमी खेल के ही करता है, ये बात सही है। फाउल का उसको पता होना चाहिए कि ये फाउल है, फाउल के साथ टैकल कैसे करना है गेम के अंदर, ये तो उसको मैदान में उस वक्त ही पता चलेगा। Exactly. तो आपने हमारे ऑडियंस को अभी बताया कि आप डाइवल्ज करेंगे, आप कूदेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे करना। Exactly. अभी ई कॉमर्स हो रही है हर तरफ, जो है वो अमेज़ॉन है, शॉपिफाई है और ये दराज है, व्हाटएवर। आप जो हैं वो ई कॉमर्स पे इतने बड़े जाइंट कैसे बन गए, और कैसे आप आने वाली नस्ल को, आने वाली यूथ को मैसेज देंगे कि वो ई कॉमर्स की तरफ आएँ या ना आएँ? अच्छा, ई कॉमर्स के भी ना दो पहलू हैं, एक है विद इन पाकिस्तान ई कॉमर्स और एक है आउटसाइड द पाकिस्तान ई कॉमर्स। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जो हमारी लेवरीफाई है, हमारी सारी कस्टमर बेस यूएसए के अंदर है। सो हमारा जो फ्रंट एंड है वो यूएसए में है, और हमारा सारा जो बैक एंड सपोर्ट है वो पाकिस्तान में है। हमारे 99% एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में है, और वो हमने एक नॉन कॉन्शियस डिसीजन है, क्योंकि हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाहते हैं, और डेफिनेटली बिजनेस मॉडल को भी वो सूट करता है और यहाँ के इकोसिस्टम को भी वो सूट करता है, तो एक विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि हमारा जो मॉडल है उसमें बैक एंड सपोर्ट सारी पाकिस्तान से है। हम 170 के करीब हमारे लोग हैं,
और हमारा वर्क फ्रॉम होम मॉडल है, हम रावलपिंडी से ऑपरेट करते हैं, सारे लोग अपने घरों से काम करते हैं, बट डेफिनेटली वी हैव बोथ ऑफिसेज वर्किंग एंड फंक्शनल बोथ इन यूएसए एंड एज वेल एज इन पाकिस्तान रावलपिंडी। ठीक है। सो हैविंग सेड दैट, दूसरा जो ई कॉमर्स है वो है पाकिस्तान के अंदर। हमने पाकिस्तान के अंदर भी ई कॉमर्स वाले वेंचर्स को किया हुआ है। सो इन दो डोमेन्स ऑफ ई कॉमर्स को अलग अलग भी डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन अगर इन टोटलिटी डिस्कस किया जाए एट अ हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, तो ई कॉमर्स का जो बूम है डेफिनेटली वो वाले बिजनेसेस इररिलेवेंट, दे आर सूनर और लेटर दे आर गोइंग टू बी इररिलेवेंट, जो कि ई कॉमर्स डोमेन के ऊपर नहीं आ रहे। तो जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं वो डाई डाउन हो जाएंगे, ऑलरेडी दे आर विदरिंग आउट, और वो ऑलरेडी वो उनका स्केल छोटा होता जा रहा है। लेकिन वो वाले बिजनेसेस जो नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं वो भी ई कॉमर्स डोमेन के अंदर हैं, जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं थी करती हैं, और अब ई कॉमर्स डोमेन के अंदर वो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी ई कॉमर्स इंडस्ट्री की एक गैप मौजूद है। देखिए, उस गैप को फिल किया, एयरलिफ्ट ने फिल किया, ताजर बाजार और और बहुत से लोग आए, उन्होंने वो फिल करने की कोशिश की, और कुछ प्लेयर्स के आउट होने के बाद जो गैप एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज ह्यूमंगस। और आई थिंक वो जो यूथ है वो उस गैप को टैप कर सकती है। सही है। और इंटरेस्टिंगली वो उस गैप को कोई एक बंदा, कोई यूथ का कोई एक बंदा नहीं टैप कर सकता। वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इतनी बड़ी पाई, द साइज ऑफ द पाई सो बिग कि उसमें बहुत से प्लेयर्स को और बहुत से एक्टिव और पैशनेट लोगों को आना पड़ेगा, और अपनी अपनी जगहों के ऊपर ई कॉमर्स में उनके पास बहुत स्पेस है एक्सेल करने की विद इन पाकिस्तान। ठीक है। बड़े जाइंट्स हैं, आपका बड़ा स्टोर है, कितने बिलियन डॉलर की आपकी टर्नओवर है सालाना? अच्छा, हमारी जो टर्नओवर है वो डेफिनेटली ग्रेजुअली इंक्रीज हुई है। शॉर्ट आंसर ये है कि दिस ईयर हमारी $30 मिलियन की 30 मिलियन डॉलर्स अ ईयर? हाँ जी, इस ईयर में। लेकिन डेफिनेटली जब हमने बिजनेस शुरू किया था आज से 7 years बिफोर, तो हमारी अप्रॉक्सीमेटली $2 मिलियन, देन $9 मिलियन, देन $14 मिलियन, देन $20 मिलियन, $25 मिलियन लास्ट ईयर थी। इस ईयर हमारी $30 मिलियन की है। ठीक है। और ये सारी सेल है? अच्छा, और ये आउटसाइड पाकिस्तान है? आउटसाइड पाकिस्तान। सो पाकिस्तान में क्या इतना पोटेंशियल है कि आपको $30 मिलियन अ ईयर मिल सके? हाँ, तो ये जितनी भी सेल्स हैं और ये जितना भी रेवेन्यू है ये आउटसाइड पाकिस्तान है, और ये बिल्कुल सही है। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, डेफिनेटली यही वो की पॉइंट है। पाकिस्तान में इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी एग्जिस्ट कर सकती है, और इससे छोटी भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट कर सकती हैं। लेकिन ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है आपका कि पाकिस्तान के अंदर अगर एक नया बंदा आता है तो उसको इस पॉइंट के ऊपर पहुंचने पे, इतने नंबर ऑफ सेल्स पे पहुंचने में टाइम लगेगा, और डेफिनेटली वो एनर्जी लगेगी, वो टाइम लगेगा। आपको कितना टाइम लगा? 2016 में लेवरीफाई 7 years में फ्रॉम $1 to $30 मिलियन का सफर आपने तय किया है। इतनी तेजी से ये सफर कैसे तय हो? हम तो इससे स्लो समझते हैं। स्लो है ये? उसकी वजह है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम के हवाले से स्लो है। हाँ, बिजनेसेस जो कन्वेंशनल बिजनेसेस हैं उनके हवाले से तो है। स्टार्टअप्स तो जो होते हैं वो तो 2-3-4 years में यूनिकॉर्न्स बन जाते हैं। तो आप ग्रीन को देख लें, उसको चंद सालों में वो यूनिकॉर्न बनी, और इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स हमारे यहाँ एग्जिस्ट करती हैं। कन्वेंशनल बिजनेसेस के केस में जनरेशंस लगती हैं उस लेवल पर जाने के लिए, लेकिन स्टार्टअप्स तो एक डिफरेंट एनिमल है, वो इट्स अ डिफरेंट लीग। तो उसमें तो बहुत एक्सेलरेटेड ग्रोथ होती है, बशर्ते कि आदमी उस एक्सेलरेटेड पाथ के ऊपर टीम को लेकर चल सके। आप मुझे ये बताइए कि आप ये सारा कमर्शियल बिजनेस कर रहे हैं, व्हाट इज़ योर सोशल इम्पैक्ट, और सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आप? ये वो पॉइंट है जो हमारी कंपनी में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, और हम इसके ऊपर शुरू से, और हमारे फैब्रिक के अंदर किया हुआ है, कंपनी के फैब्रिक के अंदर ये चीज़ है उसके। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि वो जिसे कहते हैं ना कि कोई भी अच्छा काम जो होता है वो पहले घर से शुरू होना चाहिए, तो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम वाला जो कॉन्सेप्ट है। तो हमने सबसे पहले तो जो CSR का कॉन्सेप्ट है उसको कंपनी से शुरू किया, और फिर उसके बाद बियॉन्ड द कंपनी भी वो चीज़ें जा रही हैं। कंपनी के अंदर हम उस डोमेन के रिलेटेड हम ये कहते हैं कि जो हमारे कोलीग्स हैं, हम उनको फुलफिलिंग जॉब्स मुहैया करने के लिए वो तमाम स्टेप्स लेने की कोशिश करते हैं कि सो दैट दे लिव टू देयर फुल पोटेंशियल, सो दैट कि वो जो उनके अंदर अल्लाह ताला ने जो एनर्जी रखी है, जो पैशन रखे है, जो सलाहियतें हैं, वो उभर के और निखर के सामने आए, और वो लो परफॉर्म ना करें, वो अपने पोटेंशियल को लेस यूटिलाइज ना करें और करके दुनिया से ना जाएं, बल्कि वो फुल एनर्जीज के साथ काम करें और वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें सोसाइटी के अंदर, अपनी ज़िंदगियों के अंदर, जो कि उनको फ़ायदा दे सके। तो पहले तो हमने कंपनी के अंदर किया। कंपनी के अंदर हमारे जो पॉइंट है उसमें
हमने बहुत ज़्यादा कंपनी बहुत ज़्यादा फोकस करती है इस पॉइंट के ऊपर कि हम जितने भी कोलीग्स हैं हम सब के अंदर रज़ाकाराना जज्बा वॉलंटियरिज्म जो है वो ठीक है। बहुत ज़्यादा करे। सो हमारे सारे कोलीग्स ठीक जो है। हैं उनमें से मेजॉरिटी बहुत सा वर्क वॉलंटियर बेसिस के ऊपर करती है। सही है। तो एक तो ये भी हमारी CSR के अंदर कंपनी की ये भी CSR के अंदर एक कंट्रीब्यूशन है कि वो उसने लोगों के माइंडसेट को इस तरह से करने की कोशिश की, इस चीज़ को इनकरेज किया कि लोग जो हैं वो अपने अपने तौर पे अपनी अपनी जगहों के ऊपर रहते हुए वो वॉलंटियर वर्क करें और वो उसमें करें। फॉर एग्जांपल कंपनी के बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, जिसके अंदर कंपनी के ही बहुत से कोलीग्स पार्टिसिपेट करते हैं और ठीक फ्री है। ऑफ कॉस्ट करते हैं। ठीक है। और देखें जब आदमी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जो इस वक्त लैंडस्केप है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, उसमें कंपनीज ने ये देखना होता है कि वो करने को तो बहुत सी चीज़ें हैं, सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करने को तो बहुत सी लाखों चीज़ें हैं जिनमें किया जा सकता है। आपने ये कंपनी ने ये देखना होता है कि कौन सी चीज़ है जो मेरे स्किल सेट के साथ और मेरे इकोसिस्टम के साथ ज़्यादा लाइंड है, जिधर मैं ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता ठीक हूँ। है। ठीक है। कंपनी ये देखती है। सो हमारे केस में हमने ये देखा कि हम चूंकि हमारा बिजनेस अमेजोन के ऊपर है, तो हमने देखा कि वाई नॉट के जो काम हमें आता है वो लोगों को सिखाया जाए, वो यूथ को सिखाया जाए। ठीक है। तो हमारा एक प्रोग्राम है जिसको हम लेवरीफाई क्वेस्ट के नाम से ठीक है। कहते हैं, और उस प्रोग्राम के अंदर हम यूथ को वर्चुअल असिस्टेंट का जो लफ्ज़ है वो यूज़ होता है कि अमेजोन के ऊपर जब आप बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस ऑपरेशंस को जो बंदा हैंडल करता है उसको वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं। ठीक है। जो कि प्रोडक्ट सर्च करता है, उसको सप्लाई करता है, उसको प्रोक्योर करता है, उसको सेल करता है और बाकी जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं उसको हैंडल करता है। तो ये जो वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग है ये हमारी कंपनी करवाती है। इसी तरीके से हमारी कंपनी दूसरा एक और वो फ्री कराती है। हमारे सारे ठीक है। CSR के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। दुनिया तो डेफिनेटली उसके इतने पैसे ले रही है और आप फ्री क्यों करवा रहे हैं? बिकॉज के हम उसको CSR के रूब्रिक के अंडर कर रहे हैं। सो ठीक दैट्स है। व्हाई हम बिकॉज के हम चाहते ही ये हैं कि वो चीज़ जो है वो फ्री हो और लोग उसको करें। कितने लोगों को अभी तक करवाया आपने? 900 हैं, तकरीबन 8 बैचेस हमारे ग्रेजुएट हो चुके हैं, ठीक है। जिनमें से 900 के करीब लोग हैं जो कि ये वर्चुअल असिस्टेंट का प्रोग्राम करके जा चुके हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट करवाते हैं। सही है। हम हमारा डिफरेंशियल है थोड़ा मार्केट से इन ट्रेनिंग्स में। हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कराते हैं। हमारा LMS सिस्टम है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर सारे लेक्चर्स और वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड होती हैं। लोग ठीक है। जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो पहले वीडियोस देख कर आते हैं, ठीक है। क्लास में प्रिपेयर होके आते हैं। फ्लिप क्लासरूम तो मॉडल ये है, कहाँ पे है कराते हैं? वर्चुअल। वर्चुअल हमारा कराते हैं। हमारा तो सारा तो कोई business- हमें लिंक दें ताकि हम अपने नाजरीन को वो लिंक दे दें। आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे लिंक है, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स लेवरीफाई फ्री करवा रहे हैं। ऐसा ही है सर? एग्जैक्टली। बस ठीक। सो हमारी जो CSR की वेबसाइट है वो डिफरेंट है, कंपनी की वेबसाइट डिफरेंट है। सो जो CSR की है वो है leverifyquest.com। ठीक है। सो leverifyquest.com के अंडर हम ये 4-5 इनिशिएटिव्स हैं जो करते हैं, जिसमें से एक ये वर्चुअल असिस्टेंट वाला है। उसके ऊपर लोग अपने बैच में इनरोल करवा देते हैं, जब नेक्स्ट बैच आता है तो वो उसको अटेंड कर सकते हैं। सो उन स्टोरीज बड़ी अच्छी हैं। उनमें से कुछ लोगों ने जिन्होंने वर्चुअल असिस्टेंट वाला कोर्स किया उन्होंने अपनी एजेंसीज खोली। एजेंसी का लफ्ज़ यूज़ होता है कि जिसमें वो लोग बैठ के दूसरों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ठीक है। अमेजोन डोमेन में। तो उन्होंने अपनी 2-4 लोगों ने अपनी एजेंसीज खोली। कुछ लोग जो हैं वो फ्री उसके ऊपर अपवर्क के ऊपर और फाइवर के ऊपर वो उन्होंने अपनी गिग्स क्रिएट करके काम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने जॉब्स कर रहे हैं, तो वो बड़ी अच्छी है। कुछ लोग जो थे वो हैंडीकैप थे। सही है। और सही है। उन्होंने भी जब ये किया, क्योंकि आपका बैठने का सिस्टम होता है, आपने कंप्यूटर पे बैठ के काम ठीक करना होता है, है। फिजिकली तो आपने करना नहीं। तो आप वो बहुत से वो लोग जो कि हैंडीकैप थे, स्पेशल पीपल, और या उनके अंदर कोई ना कोई डिसेबिलिटी थी, तो वो भी उन्होंने भी किया और बड़ी सक्सेस स्टोरीज ठीक है। के तौर पे वो सामने आ सकते ठीक। हैं, आए हैं सामने। हमारा जो दूसरा इनिशिएटिव है वो कॉस्मोस के नाम से है, ठीक है। लेवरीफाई कॉस्मोस। सो कॉस्मोस के अंदर हम उन लोगों को टारगेट करते हैं जो कि ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, जिनका बिजनेस माइंडसेट है, जो कि बिजनेस एक्यूमेंट रखते हैं, जिनके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं। पहले वाले बच्चों के पास तो इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती ना, वो लोग जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में, और जी। हम उनको 1-to-1 मेंटोरशिप में वो उनके साथ सेशंस करते हैं। उनको 3 मंथ्स के लिए टाइम देते हैं, 3 to 6 मंथ्स के लिए, और उनके जो भी उनको कंपनी स्टैब्लिश करने में हेल्प करते हैं, उनको बिजनेस मॉडल समझने में हेल्प करते हैं, और उनको बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं। कुछ उनको जंप स्टार्ट प्रोडक्ट्स भी देते सही हैं है। सही ताकि है। वो हों। अलबत्ता हमारी एक उनसे रिक्वायरमेंट होती है, हम उनसे इसके इवज़ लेते कुछ नहीं है, लेकिन रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो पाकिस्तान में एम्प्लॉय
एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, ठीक सो है। वो पाकिस्तान से करें। सो फॉर एग्जांपल हमारे कुछ दोस्त हैं जो कि हमने 20 के करीब, आपने जो नंबर पूछा, तो कॉस्मोस के प्रोग्राम में हमने 20 के करीब लोगों को ट्रेन किया, 20 प्लस, सही है, जिसमें से 6-7 के करीब बिजनेसेस हैं जो कि एस्टैब्लिश हो अभी गया। एस्टैब्लिश हो चुके हैं और वो सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने एम्प्लॉयमेंट्स की तरफ भी, वो उनमें से कुछ लोग हैं। ज़बरदस्त। तो हमने लेवरीफाई क्वेस्ट की बात की, लेवरीफाई कॉस्मोस की बात की। जो तीसरा कोर्स हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूब्रिक के अंडर करते हैं वो डाटा एनालिटिक्स का है। ठीक है, सो डाटा एनालिटिक्स जो है वो बिकॉज के उसकी मोटिवेशन ये थी कि अब अक्रॉस द बोर्ड सारे डिपार्टमेंट्स में, चाहे आप फार्मेसी के एरिया के अंदर है, चाहे आप जो हैं वो मेडिकल के एरिया के अंदर है, इंजीनियरिंग में, किसी भी डोमेन के अंदर है, डाटा एनालिटिक्स अब पार्ट एंड पार्सल है। तो उसके ऊपर ट्रेन करने के लिए यूथ को, और जो ऑलरेडी लोग बिजनेसेस कर रहे हैं या इवन जॉब्स कर रहे हैं, तो उनको इनेबल करने के लिए डाटा एनालिटिक्स का कोर्स लेवरीफाई ने शुरू किया। 1 मंथ का कोर्स होता है, 1 आवर होता है, अगेन असाइनमेंट्स होती हैं और उसके हिसाब से लोग ट्रेन होते हैं। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, चौथा जो हमारा प्रोग्राम है वो AWS अमेज़न वेब सर्विसेज की ट्रेनिंग्स है, जिसमें हमारा गोल ये है कि नियर फ्यूचर में 100 के करीब हमने AWS ट्रेनर्स प्रोड्यूस करने हैं पाकिस्तान में। सो ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले डाटा एनालिटिक्स का कोर्स किया होता है और वो आगे AWS की ट्रेनिंग्स लेते हैं, फिर आगे सर्टिफिकेशन करते हैं, एंड देन दे विल बी सर्टिफाइड एज सर्टिफाइड ट्रेनर्स। ठीक है। आप तो ये बड़े ज़बरदस्त इनिशिएटिव ले रहे हैं और लोगों को जो है वो एम्पावर भी कर रहे हैं ताकि वो अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकें। अभी बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि नई चीज़ें आ रही हैं, इनोवेशन आ रही है, क्रिएटिविटी आ रही है। ई कॉमर्स को लेके आगे आने वाले मामले को देखें, क्या इनोवेशन आ रही है, क्या नए बिजनेस वेंचर्स आ रहे हैं, क्या नए ट्रेंड्स हैं जो हमारी जो यूथ है वो फॉलो करके अपने बिजनेसेस को स्टार्ट कर सकती है? आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग आपका क्वेश्चन है, और वो इस सेंस में इसका बहुत इनर्जेटिक किस्म के आउटकम निकल सकता है, बिकॉज कि अगर हम इस वेव को, जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वेव आई है, अगर हम इसको ई कॉमर्स की वेव के साथ मिक्स करें तो वो सारी एक बहुत बड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गया दोबारा से। सो पाकिस्तान को ये हमेशा से डिसएडवांटेज रहा कि वो हमेशा पीछे रहा बहुत से इनिशिएटिव्स में। जब मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई चाइना में, बाकी दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, तो हम पीछे थे। फिर उसके बाद बहुत से और एरियाज आए जिसमें हम पीछे रहे। कंप्यूटर्स का एरिया आया, आईटी का एरिया आया, उसमें हम लैग करते रहे। लेकिन अब ये जो थर्ड वेव अब एक नेक्स्ट वेव आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इसके ऊपर अब हम राइड कर सकते हैं, और ये इसने दोबारा से एक दफ़ा लेवल प्लेइंग फील्ड कर दिया। सो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो अभी करंट वेव है, लेटेस्ट वेव है, अगर इसको ई कॉमर्स वाले लोग यूज़ करें तो वो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। इसका मतलब है ई कॉमर्स को कोलैबोरेट करना है एआई के साथ, और एआई को एम्बेड करना है अपने बिजनेस में, और आज के बच्चों को, आज की यूथ को एआई सीखना है और एम्बेड करना है। एब्सोल्युटली। और ये कोई गुड टू हैव नहीं है, ये मस्ट टू हैव बनता जा रहा है कि ये करना ही करना है उन्होंने। अगर वो नहीं करेंगे तो वो बहुत पीछे रह जाएंगे, और बाकी है। और मज़े की बात यह है कि इसको, अगर इस वेव को यूज़ कर लिया जाए, अभी जैसे लेटेस्ट ट्रेंड्स आ रही हैं, चैट जीपीटी के ट्रेंड्स हैं, और फिर उसके अंदर फर्दर नई एडवांसमेंट्स, आईरोस नई एडवांसमेंट्स, बिल्कुल ऐसे ही है, तो उनको इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी है। सही है। ये एक सवाल मेरे दिल के बड़ा करीब है। आपकी ज़िंदगी में या आपकी ज़िंदगी को किसने सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है? मेरा ख्याल है ज़िंदगी में 3-4 मेरी ज़िंदगी में चंद लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। मेरे लड़कपन के जो टीचर्स थे, डेफिनेटली सबसे एक तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, जिनके पास हम जाते थे, हम उनसे नाम पढ़ते बताएं थे। ना सर। मैं सियालकोट में मॉल्टन में रहते थे, तो वहाँ पे हमारे एक थे, जिस मस्जिद में मैं जाता था उसमें उनके खतीब थे इल्ताफ़ुर रहमान अलवी साहब। उनकी पर्सनालिटी ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। क्या ऐसी चीज़ थी जो आपने उनसे सीखी? अखलाक। इखलाक सीखा। ठीक है। डेफिनेटली। और उनकी जो पर्सनालिटी थी और जो बेलौस वो काम करते थे, सो जो सिंसेरिटी है वो उनकी पर्सनालिटी से ली। इसी तरीके से कपल ऑफ और भी हैं, लेकिन कॉर्पोरेट डोमेन के अंदर अगर आप बिजनेसेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा जो लर्न किया, अगर इंस्पायरेशन के साथ साथ लर्निंग की बात की जाए, तो मेरे अपने बड़े भाई हैं जो हमारे पार्टनर भी हैं। अच्छा। रज़ा, तो उनसे बहुत ज़्यादा किया। ताहिर हैं, उनसे बहुत ज़्यादा चीज़ें लर्न की। तो ये लोग हैं जो कि रहे हैं। बाकी डेफिनेटली बहुत से लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगियों को इंस्पायर किया। बहुत सी पॉलिटिकल फिगर्स हैं, बहुत से नॉन पॉलिटिकल फिगर्स हैं, बहुत से हिस्टोरिकल फिगर्स हैं जो अभी दुनिया में नहीं भी हैं, लेकिन उनसे बंदा इंस्पायर होता है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अभी जिंदा हैं,
लेकिन हर आदमी का ना एक अपना डोमेन होता है। जब ठीक आदमी है। किसी को कहता है कि मेरा आइडियल है, या आदमी ये कहता है कि मैंने उससे सीखा, तो आप उसके पर्सनैलिटी के कुछ एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। ठीक है। उससे फलाने वाला एस्पेक्ट जो है मैं उससे इंस्पायर हुआ। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल हमारे जो यूनिवर्सिटी के टीचर्स थे, यूईटी टेक्सला के हैं, हम्म। तो उनसे बहुत ज़्यादा मैंने लर्न किया। आपसे मैंने जब इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज का पूछा तो आपने दोनों उस्तादों का बताया। हम्म। इसका मतलब है टीचर का बड़ा रोल है किसी की ज़ात को शेप अप करने का। डेफिनेटली। तो हमारे आज के जो टीचर्स हैं, हमारे आज के जो उस्ताद हैं, जो हमारे यूथ के उस्ताद हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? क्या उनको अपने स्टूडेंट्स की तरबियत करनी चाहिए, स्किल्स पे काम करना चाहिए? कौन सी ऐसा मैसेज देंगे उनको? आई थिंक अगर आपने किसी भी नेशन को बनाना है तो टीचर्स को बना दें, नेशन खुद ब खुद बन जाएगी। और अब तो बाज़ का तो इवन ये ज़हन में आता है कि हमें तो अब अगली नस्ल पे काम करना चाहिए, सही है। ताकि वो आए। जब बंदा बाज़ का फ्रस्ट्रेट होता है सिचुएशंस को देख के और अपने इर्द गिर्द के हालात को देख के, बाज़ का तो होता है, तो ऐसे लगता है कि जैसे अब अगली नस्ल पे ही काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी गलत चीज़ें हैं जो कि सोसाइटी के अंदर आ चुकी हैं। अब अगली नस्ल पे काम करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंटल रोल है वो टीचर का है, ठीक है। आई थिंक। तो ठीक बहुत है। दिल करता है कि जो हमारे स्कूल्स के टीचर्स हैं उनके ऊपर काम हो, क्योंकि बंदे की पर्सनैलिटी जो 13 साल तक बनती है वो बहुत कम फिर उसमें चीज़ें हैं जो चेंज होती हैं। तो ठीक 13 है। साल तक पेरेंट्स के अलावा कौन है जो अफेक्ट करता है पर्सनैलिटी को? टीचर्स। उनसे बंदा लर्न करता है। ठीक मेरे है। बच्चे हैं, आप उनसे हम एज अ पेरेंट आपकी भी यही स्टोरी होगी कि बच्चे आपकी बात को कम सुनते हैं, टीचर्स की बात को टीचर्स की ज़्यादा बात को सुनते सुनते हैं। हैं। वो सही एक है। दफ़ा भी कह दे तो कहते हैं ऐसे ही जी है। टीचर ने कहा, मिस ने ये कहा, सर ने ये कहा। तो वो ज़्यादा ओवरवेलमिंग उनके ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करता है। सही। सो टीचर्स जो हैं वो पर्सनैलिटी को बनाते हैं। ठीक है। मेरे अपनी यूनिवर्सिटी में दोस्त थे, देहात के रहने वाले थे, और वो जब यूनिवर्सिटीज़ में आए, यूईटीज़ में आए, चूँकि यूईटीज़ जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं हर तबके को आने की, तो वो बताते थे कि उनकी पर्सनैलिटीज़ को जिन लोगों ने किया, मुझे अभी तक याद है, बावल नगर के एक दूर अफ्तादा गाँव का हमारे कोलीग था, तो वो ये बताया करता था कि उसकी पर्सनैलिटी को जिन लोगों ने किया, वो नाम लेके उनकी स्टोरीज़ बताया करता था। उनके टीचर थे, अकबर साहब थे, ज़ुबैरी साहब थे, मुझे अभी तक याद है। हालाँकि ठीक है। मैंने उनसे मिला भी नहीं, उनके बहुत से टीचर्स थे, लेकिन ठीक मुझे है। उनके नाम याद है, बिकॉज़ के वो इतना उनके बारे में उनको याद करता था, उनको बताया करता था कि वो हमारे प्राइमरी टीचर थे, हमारे हाई स्कूल टीचर थे। उन्होंने ऐसे इफ़ेक्ट किया हमारी ज़िंदगियों को, उन्होंने इस तरीके से एक सैक्रिफाइस किया। इवन टीचर सही। सैक्रिफाइस करते हैं, सही। अपने टाइम को सैक्रिफाइस बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल। और वो एक्स्ट्रा कोचिंग जब टीचर करता है तो वो सैक्रिफाइस कर रहा होता है बहुत सी चीज़ों को। और चूँकि वो देहात के स्कूल थे, तो वो टीचर्स ऐसे थे जो उनको एक्स्ट्रा कोचिंग के लिए अपने घरों में रखते थे। हाँ, और हाँ, उनकी ऐसे जो ही। घर वाली अहलियाँ थीं, वो उनको खाने बना के ऐसे देती ही, थीं। ऐसे ही। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि, और अब डेफ़िनिटली अभी भी बहुत से अच्छे लोग होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वो एरिया है कि जिसको प्राइमरी स्कूल टीचर्स का और हाई स्कूल टीचर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिनको के इग्नोर हो रहा है काफ़ी हद तक। वैसे पिछले कुछ सालों में उस पे बहुत ज़्यादा फोकस हुआ, एजुकेटर्स के प्रोग्राम के तहत बहुत से नए लोग आए हैं और बहुत से टैलेंटेड लोग आए हैं डेफिनेटली। लेकिन आई थिंक टीचर्स एक इंस्ट्रूमेंटल रोल है सोसाइटी को बिल्ड करने का। एक बिजनेसमैन के लिए लाइफ को बैलेंस करना और बिजनेस को लाइफ जो है वो बैलेंस करना बड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जिसको हम आम जुबान में वर्क लाइफ बैलेंस बोलते हैं। आप लोग वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं? हम नहीं करते। सो हम वर्क लाइफ बैलेंस को तो मेंटेन नहीं आपकी तो बेगमात फिर लड़ती होंगी बड़ा। नहीं, वो भी नहीं लड़ती। ये कैसे हो सकता है? वो उसकी वजह ये है कि हम जिस चीज़ को बैलेंस करते हैं वो हम स्ट्राइव जो करते हैं वो वर्क लाइफ बैलेंस को नहीं, बल्कि वर्क लाइफ हार्मनी को स्ट्राइव करते हैं। ये कोई नया कॉन्सेप्ट है, ये क्या है? वर्क लाइफ हार्मनी का ये मतलब है कि हम वर्क और लाइफ को कंबाइन करते हैं, उनको बैलेंस नहीं करते। बैलेंस का तो मतलब ये है कि अच्छा भाई आधा दिन इधर दो, आधा दिन इधर दो, या 8 घंटे इधर दो, 8 घंटे उधर दो। नहीं, हम इस चीज़ को नहीं करते, बल्कि हम ये चीज़ करते हैं कि आपने जहाँ पर भी काम किया हो वहाँ पे हार्मनी हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखता हूँ। अगर आपने 4 घंटे एक जगह पे जॉब करें और आप वहाँ पे फ्रस्ट्रेट और आपको वहाँ पे पॉइजनस इन्वायरमेंट हो, तो आपके जो बाकी 20 घंटे घर में जाके गुजरेंगे आपके ख्याल में प्रोडक्टिव तो नहीं होंगे ना। बिल्कुल। उसके बजाय अगर आपने 12 घंटे किसी जगह काम किया हो, 8 भी नहीं 12 घंटे किया हो, और वहाँ से आप इंस्पायर होके जाएं, तो आपके बाकी के जो घर में 2-3 घंटे बच्चों के साथ गुजरेंगे सोने के अलावा, वो 2 घंटे भी प्रोडक्टिव होंगे। सही है। और वो भी आपकी कंपनी को एंजॉय करेंगे, अदरवाइज तो वो भी दुआ कर रहे होंगे कि लेट ही आए। तो ये तो एक ऐसा कल्चर आप क्रिएट कर रहे हैं कि जिससे हमें वर्क लाइफ बैलेंस रखने में आसानी पैदा होगी। ये तो आपने अपनी बात बताई, क्या ऐसे ही आप अपने एम्प्लॉइज के साथ भी करते हैं? डेफिनेटली। मैंने बताया कि लेवरीफाई जो है वो यही स्ट्राइव करती है कि वो अपने एम्प्लॉयज के साथ वो करे। हम सब अपने आप को कंपनी में एम्प्लॉय कहते हैं, हम भी डायरेक्टर्स भी कंपनी के एम्प्लॉय हैं और बाकी भी हम सब कोलीग हैं, और कोलीग्स जो हैं वो सारे इसी चीज़ को स्ट्राइव करते हैं। हमारी कंपनी में स्ट्रेस इज़ द लास्ट थिंग टू हैव। ठीक है।
अच्छा, स्ट्रेस नहीं है। नहीं, हम इसको इंश्योर करने की कोशिश करते हैं। मैं एचआर डोमेन को भी देखता हूँ, तो एचआर डोमेन के अंदर हम इस चीज़ को इंश्योर करने की कोशिश करते हैं। आई डोंट नो हम कितने सक्सेसफुल हुए हैं, आई थिंक वी आर प्रीटी सक्सेसफुल ठीक है, कि हम स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट नहीं रखते। ठीक है, हाउएवर हम हाई प्रेशर एनवायरनमेंट ज़रूर रखते हैं। ठीक इट है, डजंट मीन कि हमने वहाँ पे कोई क्लब का कल्चर क्रिएट कर दिया या है कि भाई लोग आएँ, चाय पिएँ और चले जाएँ। सही नो, है। इट्स नॉट लाइक दैट, बल्कि उसका मतलब ये है कि लोग आते हैं और वो पैशनेट होते हैं अपने काम के कर में, और आम बंदों से ज़्यादा काम में भी वो करें, लेकिन वो उस काम को एंजॉय कर रहे होते हैं। वो काम उनको फटीग्ड नहीं करता, बल्कि उनको एनर्जाइज करता है। ठीक है। सो ये जो चीज़ है, ये कल्चर के थ्रू इम्प्लीमेंट होती है। ये उस कंपनी के फैब्रिक के अंदर उस चीज़ को इनकलकेट करने से वो ठीक चीज़ है। होती है। ज़का साहब, मुझे ये बताइए कि जो अभी ट्रेंड्स चल रहे हैं, अमेज़न, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे लोग जो हैं वो पेड ट्रेनिंग्स कराते हैं और इतने-इतने पैसे कमा रहे हैं। आपने ये क्या सोचा और ये फ्री करवाना शुरू कर दी? इसके पीछे क्या रीज़न है? ओके, सब मेरे ख्याल में जो लोग इवन पेड भी करा रहे हैं, देयर इज़ नो हार्म इन इट, और कोई मसला नहीं है। वो अगर उसको बिजनेस मॉडल के तौर पे देख रहे हैं तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। हम उसको क्यों फ्री में करवा रहे हैं? आई थिंक इसका आंसर जो है वो इस पॉइंट के ऊपर है। वो आता है कि वाई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंपनी उसको अडेप्ट क्यों करती हैं। तो हम भी उसी पॉइंट से आ रहे हैं, और वो पॉइंट हमारे लिए जो इंस्पायरिंग पॉइंट है उसके लिए वो हमारी वैल्यूज़ हैं, हमारा कल्चर है, हमारी टीचिंग्स हैं जो हमें शुरू से मिली हैं। कुरान की एक आयत है जो ये कहती है सूरह तकासुर की, कि क़यामत वाले दिन तुमसे जो नेमतें अल्लाह ने दी हैं उसका पूछा जाएगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन सही है, सही है। तो इंसान को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ एग्जामिनेशन में और मुख्तलिफ हालात में पैदा किया। हर एक का अपनी अपनी सिचुएशंस है, अपने अपने हालात हैं, और अल्लाह ताला ने उनसे उन्हीं हालात के बारे में सवाल करना है। सही है। सो वो लोग जो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर होते हैं उनके ऊपर उनका इम्तिहान उसी हिसाब से होना है, और उनसे पूछा जाएगा कि अल्लाह ताला ने जो उनको नेमतें दी हैं, जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, जो कि डिफरेंट है फ्रॉम दोज अपॉर्चुनिटीज़ जो कि डिफरेंट में। जब मैं एकेडमिया में था मेरे पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटी थी कि यूथ को इन्फ्लुएंस कर सकता था। सही है। और इसी तरीके से जब हम कॉर्पोरेट सेक्टर में आते हैं, कोई भी बंदा है तो उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि उसने सोसाइटी की तरफ क्या कंट्रीब्यूट करना है। ठीक है। और आई थिंक ये वो इंस्पायरिंग पॉइंट है जो कि जिसकी वजह से सारी कंपनीज वो करती हैं, और लेवरीफाई भी उसी इंस्पायरिंग पॉइंट से इंस्पायरेशन लेती है। और वो यही है कि हमें वो सोसाइटी को गिव बैक करना है, सही है। और वो अपनी पोजीशन को लेवरेज करते हुए हम जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमें वो चीज़ करनी है। चूँकि हम ई कॉमर्स वाले बिज़नेस में हैं, हम अमेज़ॉन वाले बिज़नेस में हैं, सो हम वो वाली ट्रेनिंग्स इम्पार्ट करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे हम रोल प्ले कर सकते हैं। सही है। हमारा बहुत ज़्यादा काम कोई हंगर में नहीं है, हमारा बहुत ज़्यादा काम कोई कन्वेंशनल एजुकेशन में नहीं है, बिकॉज कि हम यहाँ पे अपने आप को ज़्यादा फिटिंग फील करते हैं। सही है। वो वाली ऑर्गेनाइजेशंस जो वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकती होंगी वो वहाँ कर रही हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर सारी कंपनीज कर रही हैं, बहुत सी कंपनीज कर रही हैं। फॉर एग्जांपल टेलीनॉर का खुशहाल ज़मींदार वाला प्रोग्राम हाँ, था, हाँ, हाँ, वो उनकी ऐप सही। बहुत यूज़फुल है अगर वो प्रॉपर्ली स्केल आउट हो और उससे लोग उसी तरीके से फ़ायदा उठा सकें। एंग्रो बहुत काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। हम्म, इसी तरीके से जो पाकिस्तान में जैज़ है, मोबिलिंक है, वो एसडीके हैकाथॉन उन्होंने करते हैं। वैसे स्टार्टअप्स को मोटिवेट करते हैं, उन्हें फंड करते हैं, उन्हें मेंटोर करते हैं, जो कि जिनका ताल्लुक के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ है सही है। UN के। तो जहाँ जहाँ पे लोग अपने आप को पोजीशन फील करती हैं, जो जो ऑर्गेनाइजेशंस, उनको वहाँ पे कंट्रीब्यूट करना चाहिए। हम यहाँ पे पोजीशन फील करते हैं अपने आप सही, को, सही। तो इसलिए हम यहाँ की को लेवरेज करते हुए लेवरीफाई के प्लेटफॉर्म को ये ट्रेनिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट इम्पार्ट करते हैं। और आपका फोकस जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग है, एम्पावरमेंट है यूथ की, और ताकि वो सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट कर सके और सोशल सेक्टर में भी कंट्रीब्यूट करें और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट डेफिनेटली करें। अब काम की तरफ जाते जाते एक बड़ा सिंपल सा सवाल, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ लेवरीफाई? लेवरीफाई का फ्यूचर प्रिडिक्ट तो नहीं है, लेकिन जो हम सोचते हैं, जो हमारा ड्रीम है, वो ये है कि ये एक यूनिकॉर्न बने सही है। पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में यूनिकॉर्न्स की स्टोरीज बहुत कम है। क्रीम वाज वन ऑफ द यूनिकॉर्न, और लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूनिकॉर्न्स बने, तो लेवरीफाई शुड बी वन ऑफ देम। तो हम इसका ये फ्यूचर देखते हैं, ड्रीम करते हैं कि यहाँ से बहुत से ऐसे लोग निकलें जो हमारे कोलीग्स हैं, उनमें से बहुत से लोग ऐसे हों जो जाके अपनी यूनिकॉर्न्स बिल्ड करें, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए यूनिकॉर्न्स बिल्ड करें। तो हम ये दो एरियाज़ हैं जिसमें हम ड्रीम करते हैं कि लेवरीफाई वो वाला रोल अदा कर सके जो कि सोसाइटी को बड़े लेवल पे जाके इम्पैक्ट करे। क्योंकि लेवरीफाई अगर खुद से यूनिकॉर्न बन भी जाएगी तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं होगा जो कि यहाँ से 20
लोग निकल के निकलेंगे तो यूनिकॉर्न्स बुरे। हमारे यूथ को, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें? मेरे ख्याल में यूथ के लिए जो एक बहुत अच्छा मैसेज है वो ये हो सकता है कि और जो कि हकीकत है कि पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, और हमारे पास हर सोसाइटी के पास अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं। हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वो यूथ है। हमारी बहुत सी जनरेशन जो है वो उस एज ग्रुप के अंदर फॉल करती है जो कि अपॉर्चुनिटी और बहुत से मुल्कों के पास नहीं है। सो इस लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है और यहाँ पे रहना है और यहाँ पे रहते हुए अपने स्किल सेट्स को इम्प्रूव करना है। सो बहुत से आएंगे ज़िंदगी के अंदर, बहुत से फेलियर्स आएंगे, बहुत सी डिस्करेजमेंट्स होंगी, बहुत से आपके ऊपर फ्रस्ट्रेशन वाले मोमेंट्स आएंगे, लेकिन और लोग बहुत सी नेगेटिव बातें भी करेंगे, लेकिन उन नेगेटिव बातों में नहीं आना चाहिए हमें, और हमें उसके ऊपर ड्वेल नहीं ज़्यादा करना चाहिए, और हमें ऐसी बेस बनानी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान जिस पॉइंट के ऊपर है, आई थिंक कि अगर हम अभी वो बेस बना लें और वो फाउंडेशन बना लें, जैसे एक बिल्डिंग बनती है तो उसकी एक बेस पहले बनती है, फिर उसके ऊपर फर्स्ट और सेकंड फ्लोर बनता है। आई थिंक अभी वो बेसमेंट का टाइम है कि जिसके अंदर हम यूथ अपने अंदर वो स्किल सेट्स प्रोड्यूस करें और एक सीरीज़ ऑफ बिजनेसेस यहाँ पे प्रोड्यूस करें जो कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, जो यहाँ पे इकोनॉमिकल ग्रोथ में सोशो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट्स क्रिएट करें, सो दैट कि फिर जो अगले स्टेप्स हैं जिसमें सोसाइटी में ओवरऑल रेवोल्यूशन है और नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाने वाली चीज़ें हैं और नो हंगर वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, नो पॉवर्टी लाइन वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि SDK के साथ, जो कि UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ भी अलाइंड हैं। तो उनको अचीव करने के लिए जो फाउंडेशन है वो आज हमने बनानी है ताकि कल का बेहतर फ्यूचर बनाया जा सके। थैंक यू वेरी मच ज़का साहब, बहुत अच्छा लगा ज़का साहब से बात करके, और आई होप कि आप लोगों में बहुत कुछ सीखा होगा और इस पॉडकास्ट से इंस्पायरेशन ली होगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने कुछ करके दिखाया, ये वो लोग हैं जिन्होंने सोसाइटी में अपना नाम बनाया और स्क्रैच से शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता 6 साल के सफ़र में इन्होंने $multi-million कंपनी को बनाया, और आज ये जो है वो अपनी यूथ में कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। आज ये है, इनका फ्यूचर जो है वो बड़ा रंगीन है और बहुत ज़्यादा खुशहाल है। थैंक यू वेरी मच। इस पॉडकास्ट को देखते रहिएगा और पसंद करते रहिएगा। इंशाल्लाह ताला अगली दफ़ा दोबारा हाजिर होंगे।